हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 लेते हैं ईबीएस पेडागोजी का। ईबीएस पेडागोजी यानी पर्यावरण का जो शिक्षण शास्त्र है उसका हम दूसरा चैप्टर लेते हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विषय वस्तु के बारे में, पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विषय वस्तु को हम इंग्लिश में थीम कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को अलग अलग न देखकर एक समेकित नजरिए से देखते हैं, क्योंकि इन अवधारणाओं और मुद्दों के बीच एक अंतः संबद्धता होती है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय हमें निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या विशेषताएं? विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़े और उनको एकीकृत तरीके से जोड़े। विषय वस्तु शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। विषय वस्तु शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। विषय वस्तु शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराए जो समझ या ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करते हैं। विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दे। विषय वस्तु शिक्षार्थियों में रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे यानी बढ़ावा ना दे। यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण परिवेश यानी पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करे। यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या न करे। यह हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे और सामूहिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा दे। यह केवल पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत न करे। शिक्षार्थियों को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों जैसे समाचार पत्रों से ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा दे। इसमें वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश हो। इसमें किस्से, कहानियाँ, कविताओं एवं पहेलियों का समावेश हो ताकि विषय वस्तु की एक रसता में बदलाव हो और शिक्षार्थियों में आमोद प्रमोद के संग कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास हो तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का मौका मिले। यह शिक्षार्थियों को भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करे। विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो। बोझ के बिना सिखाएं अर्थात अबोधगम्य अवधारणाओं को कम करें। नेक्स्ट हम हेडिंग लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको हम एनसीएफ 2005 कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, एच टेट हो, बिहार टेट हो, सब में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की है ताकि अलग अलग विषयों को शामिल किया जा सके, जिससे पाठ्यचर्या का भार कम और अधिगम सार्थकता पूर्वक हो। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है, क्योंकि इस स्तर के शिक्षार्थी अपने परिवेश यानी समुदाय से संदर्भगत अधिगम प्राप्त करते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों यानी विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम में विभाजित करती है, क्योंकि ये बच्चों के स्थानीय परिवेश को जोड़ने और समझने में अंतर संबंध स्थापित करते हैं। ये निम्नलिखित है। पहला है परिवार एवं मित्र। इसमें आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। इस थीम में परिवार क्या होता है, परिवार से हम क्या सीखते हैं, परिवार का महत्व क्या है, कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, तब क्या होगा जब लोग अपने अपने कामों को नहीं करेंगे, खेल कौन कौन से होते हैं, जानवरों और पौधों की विशेषताएं एवं उनका उपयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भोजन। इस थीम में भोजन के स्वाद, उसके पाचन, विभिन्न प्रकार के भोजन, कुछ फल सब्जियां जो बाहर से आई, भोजन पकाने के तरीके एवं संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तीसरा है पानी यानी जल। इस थीम के अंतर्गत पानी के महत्व, पानी की कमी और प्रदूषण से होने वाली समस्याओं, पानी के स्रोतों एवं उनका संरक्षण और जल जनित रोगों के विषय में चर्चा की गई है।
चौथा है आवास। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के आवास, लोगों का रहन सहन, उनका पहनावा, प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं के विषय में चर्चा की गई है। पांचवा है यात्रा। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभवों, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। और छठवां है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक या प्रक्रियाएं, प्रयोगों आदि पर चर्चा की गई है। तो उपरोक्त थीमों के साथ साथ एनसीएफ 2005 उपरोक्त लिखित पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की विशेषताओं की भी संस्तुति करती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है करके सीखना। शिक्षार्थी जब करके सीखता है तब उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों में वास्तविक अवलोकन को बढ़ावा देता है। इस सिद्धांत से शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास होता है। शिक्षार्थी जितना ज़्यादा क्रियाकलापों में लिप्त होगा उसका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव कराता है। इससे अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं सीखने यानी स्वाध्याय और अवलोकन कौशलों का विकास होता है। अतः पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना। अतः पर्यावरण विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी उसमें रुचि ले। किस्से, कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ आदि को पर्यावरण अध्ययन में शामिल करने का उद्देश्य भी विषय वस्तु को रोचक बनाना है। इससे शिक्षार्थियों का आमाद प्रमोद यानी मनोरंजन होता है और उनमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होता है। तीसरी नेक्स्ट सिद्धांत है प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा अर्थात अभिप्रेरणा किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है। केंद्र बिंदु, मुख्य केंद्र यानी केंद्र बिंदु होता है। अभिप्रेरणा वह सिद्धांत है जो शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित बनाता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है। उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उसमें नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए। तत्पश्चात या उसके बाद शिक्षार्थियों को अधिगम कराना चाहिए यानी सिखाना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है। जब शिक्षार्थी को यह पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है तब वह रुचि के साथ अधिगम करता है। अगला सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता और स्तर एक जैसा नहीं होता है। उसके सीखने की क्षमता को जन्मजात और वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। कोई शिक्षार्थी रटकर सीख लेता है तो कोई हस्तपरक गतिविधि करके सीखता है। कोई शिक्षार्थी जल्दी सीखता है तो कोई देर से, अर्थात शिक्षार्थी बहुबुद्धि वाले होते हैं। अगला सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। अधिगम के स्थायी एवं सार्थक बनाने में इस सिद्धांत का अधिक महत्व है। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति यानी बार बार होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहता है और उसका ज्ञान बढ़ता है। अगला सिद्धांत है लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो। शिक्षार्थी समूह में रहकर कार्य करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें, एक दूसरे के विचारों को समझें आदि जैसी भावनाओं का विकास हो। नेक्स्ट हम हेडिंग लेते हैं शिक्षण सूत्र। तो अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पूर्व उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है से पाठ का आरंभ करना चाहिए। पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान देना चाहिए। जैसे पाचन को भोजन के पूर्व
पूर्व नहीं पढ़ाया जा सकता। पाचन का अधिगम तभी प्रभावी और सफल होगा जब शिक्षार्थियों को भोजन के विषय में पता हो। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिसे वे छू सकें, देख सकें। उसके बाद उनको कल्पनाशीलता यानी अमूर्त का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे शिक्षार्थियों को एक उड़ने वाला पक्षी और एक घोड़ा दिखाया गया, उसके बाद उनसे कहा गया कि वे सोचें कि उड़ने वाला घोड़ा कैसा होगा। तब वे कल्पना करेंगे कि उड़ने वाले घोड़े के भी पंख होंगे, तभी वह उड़ता होगा। अगला है सरल से जटिल की ओर। शिक्षार्थियों के अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करनी चाहिए। तत्पश्चात उनको जटिल अवधारणाएं और तथ्य बताना चाहिए। जैसे विभिन्न आवासों के विषय में बताने से पहले शिक्षार्थियों से प्रश्न करना चाहिए कि वे किस प्रकार के आवासों यानी घरों में रहते हैं। उसके बाद उन्हें बताना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के आवासों में भिन्नता का कारण क्या क्या है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। अधिगम कराए जाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद विभिन्न अंशों का। जैसे यातायात के साधनों के विषय में पढ़ाने से पहले उन्हें यातायात के साधनों के विषय में बताना चाहिए और उसके उपरांत एक एक कर यातायात के साधनों के फायदे और नुकसान के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। उसके उपरांत अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यीकरण करना चाहिए। जैसे शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। उसके बाद अन्य उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करना चाहिए कि अन्य जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। अंत में यह सामान्यीकरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अगला सिद्धांत है शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों के विषय में व्यापक जानकारी देनी चाहिए और उसके उपरांत उन तथ्यों को संयोजित कर संश्लेषण करना चाहिए, अर्थात किसी विषय वस्तु पर व्यापक रूप से चर्चा करके उसका सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे जंगलों के दोहन यानी कटाई से होने वाले नुकसान के विषय में व्यापक रूप से चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा करके यह सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है कि जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। अगला है शिक्षण सूत्र अनुभव से तर्क की ओर। शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से उनके अनुभव जुड़े होते हैं और इस अनुभव के उनके अपने अपने तर्क होते हैं, विचार होते हैं। जैसे कोई बालक यह कहता है कि हल्दी लगाने से उसकी चोट ठीक हो जाती है, वहीं दूसरा बालक यह कहता है कि लौंग से उसके दांत का दर्द ठीक हो जाता है और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों का तर्क है कि वे बिना दवाई खाए सही हो सकते हैं। उनको यह बताया जा सकता है कि कुछ मसालों को दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों का अनुभव उन्हें संसार से जोड़ने, विमर्श करने और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अगला शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। शिक्षार्थियों को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान में शिक्षार्थी जो देखता है उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है, जबकि अप्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण करने में उसे कठिनाई होती है। जैसे ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारों, सूर्य और चंद्रमा के विषय में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि तारे, सूर्य और चंद्रमा को शिक्षार्थी देखता है। अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक को ज्ञान होता है पर अनिश्चित और अस्पष्ट। उसके ज्ञान को शुरुआत मानकर उसे निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पर्यावरण शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।